सिर्फ उतना लिखिए। यदि आपने इधर उधर की चीजें बढ़ा चढ़ा करके बहुत लिखने का प्रयास किया तो एग्जामिनर के दिमाग में आता है कि कहीं से इसने कॉपी कर लिया, ठीक है ना। वो नहीं सोचेगा कि बच्चे को ज्ञान नहीं था, वो रट्टा मार के आया था तो पूरा लिख दिया। नहीं कुछ आ रहा है अगर कि हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है तो फिर जो आपको आ रहा है उतना लिख दीजिए, हो सकता है कुछ मिल ही जाए। प्रश्न कभी छोड़ करके बोर्ड में नहीं आना चाहिए, कभी भी प्रयास ये करना चाहिए कि कभी प्रश्न छूटे ना। छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आज जो नहीं आए हैं वो क्या पाएंगे? पाएंगे कल फिर हम पढ़ाएंगे इसी को? नहीं पढ़ाएंगे। अब कल तो हम और आगे चलेंगे ना। अब जो बस्ती रेलवे स्टेशन पे नहीं बैठ पाया है तो वो गोंडा में जाके बैठेगा? जब गोंडा में ट्रेन रुकेगी बैठ पाना तो बैठ लेना, लेकिन जब तक गोंडा चल के जाएगा तब तक ट्रेन लखनऊ पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंचेगी? तो जो गोंडा में बैठेंगे वो गोंडा से आनंद लेंगे और जो बस्ती से बैठे वो बस्ती से आनंद लेंगे। तो आप लोग आज इतवार के दिन अगर आप लोग आए हैं पढ़ने के लिए तो आज आप लोग उसका आनंद ले रहे हैं। हाँ भाई आप लोग बस्ती से बैठ गए ना, तो बस्ती से बैठे हैं तो बस्ती वाला आनंद लेंगे। जो गोंडा से बैठेगा वो गोंडा से तो आनंद पाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप क्या है पता है आप लोगों को? भारत में राष्ट्रवाद तो आप लोगों ने पढ़ लिया, तो भारत तो पता ही है, आप लोग इसी देश में रह रहे हैं, अपना ही देश है। लेकिन यूरोप क्या है? महाद्वीप है। जैसे एशिया महाद्वीप है, बहुत सारे देश हैं, वैसे यूरोप भी महाद्वीप है। तो इसलिए यूरोप का नाम दिया इसमें क्योंकि इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, इटली, बहुत सारे देश हैं। जो प्रमुख प्रमुख देश रहे हैं उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। एक देश विशेष की बात होती तो कोई बात नहीं था, जिसमें प्रमुख धुरी में फ्रांस रहा है। तो सबसे पहले हम लिखिए आप लोग राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद का उदय है तो राष्ट्रवाद होता क्या, पहले इसको समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद का अर्थ मतलब राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद का आधुनिक अर्थ, राष्ट्रवाद का आधुनिक अर्थ होता है कि किसी एक समुदाय द्वारा अन्य समुदायों के संदर्भ में अपनी एकता, अपनी पृथकता, हाँ, अपनी एकता,
पृथकता अथवा विशिष्टता और आजादी पर जोर देना। ये आधुनिक अर्थ है बेटा। कह रहा है कि किसी एक समुदाय द्वारा, ठीक है ना। अब कोई भी एक समुदाय होता है, जैसे भारतीय समुदाय, भारत के लोगों, दूसरा पाठ पढ़ा चुके हैं ना, अंग्रेजों की गुलामी से इतना पीड़ित हो चुके थे कि उनसे आज़ादी मिलने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यहाँ जाति नहीं दिया, इसीलिए समुदाय दिया है, धर्म नहीं दिया है, लिंग नहीं दिया है, वर्ग नहीं दिया, एक समुदाय दिया है, भारतीय समुदाय। तो एक समुदाय विशेष द्वारा, मतलब उस देश में रहने वाले लोगों के द्वारा अन्य समुदायों के संदर्भ में, जो दूसरे लोग होते हैं, जो दूसरे लोग आकर के कब्जा कर लेते हैं, जैसे भारत में आकर के अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, उनसे कह रहा है कि उनके संदर्भ में अपनी एकता, पृथकता अथवा विशिष्टता और आजादी पर जोर देना। तो उनसे अपने आप को अलग करने और आजादी को प्राप्त करने पर जोर देना ही राष्ट्रवाद है। कि हमें दूसरे के आपका कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो अपना है, खुद का है, उसको हमें चाहिए। उसके लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है वो होता है राष्ट्रवाद। उसके लिए जो क्रांति होती है वो होता है राष्ट्रवाद। मैंने बताया था कि क्रांति अपने वस्तु को पाने के लिए की जाती है, युद्ध दूसरे की वस्तु को पाने के लिए किया जाता है। जब हम दूसरे की वस्तुओं को, दूसरे की जमीनों को हड़पना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तब हम युद्ध में जाते हैं। या कोई बाहरी आक्रांता हमारे ऊपर जब आक्रमण कर देता है, तब हम युद्ध में जाते हैं। लेकिन क्रांति का मतलब हमारी अपनी ही वस्तु, हमारी अपनी ही जमीन, हमारा अपना ही देश, यदि कोई हथियार रखा है, उसे पाने के लिए हम क्रांति करते हैं। अब व्यापक अर्थ में लिखिए, व्यापक अर्थ में राष्ट्रवाद, ये आधुनिक अर्थ में था। व्यापक अर्थ में राष्ट्रवाद, वर्तमान में तो आधुनिक अर्थ में मैंने बता ही दिया, लेकिन व्यापक अर्थ में मतलब बड़े रूप में, तो उसका क्या अर्थ होता है, देखिए। व्यापक अर्थ में राष्ट्रवाद, व्यापक अर्थ में राष्ट्रवाद ऐसे मानव समुदाय को कहते हैं जिनमें एक होने की भावना, जिनमें एक होने की भावना, एक निवास स्थान, एक समान इतिहास, एवं परंपराओं के समान अनुभव से पैदा होती हैं, एवं परंपराओं के समान अनुभव से पैदा होती हैं।
पीछे मैंने बताया कर रहा है कि ऐसे मानव समुदाय को, अब मानव समुदाय मैंने बताया भारत के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ हर वर्ग के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी थे, सब ने मिल करके भारत को आजाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। सब ने अपना सहयोग दिया, चाहे हम जाति के दृष्टिकोण से देखेंगे, चाहे वर्ग के दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन सब एक ही समुदाय के लोग थे, मानव समुदाय के लोग थे। और उनमें क्या थी? एक होने की भावना थी कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, मतलब एक हम सब भारतीय हैं। उन सब के अंदर, सभी लोगों के अंदर भारतीयता की भावना ने जन्म लिया। यदि ये आ जाता कि नहीं, हम बस्ती के हैं, हम बासी के हैं, हम मनकापुर के हैं, हम वहाँ के हैं, हम कानपुर के, हम लखनऊ के, अलग अलग, मतलब अलगाववाद की यदि भावना होती, उस नहीं बेटा इधर ध्यान दो, हमारा ध्यान भटकता है, जो दिमाग में फिर वो निकल जाएगा फिर। तो जब हम क्षेत्रवाद, भाषावाद को लेकर के चलते, तब वो काम नहीं हो पाता, वो समानता ही नहीं आ पाती। लेकिन हमने मानवता को लेकर के, एक समानता को लेकर के आंदोलन किया, तब राष्ट्रवाद की भावना पनपी। कह रहा है कि एक निवास स्थान, सबका निवास स्थान भारत ही रहा है। एक समान इतिहास, सबका इतिहास भी एक समान है। हम कहीं जाते हैं तो हमारी पहचान भारतीयता से ही है। अब अपने देश, यहीं गांव से बाहर निकल करके जाते हैं, आपकी पहचान आपके गांव से होती है। ये बहुत कोने गांव रहता है, फलाने किया लाने, अच्छा बाद में पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले गांव का नाम पूछते हैं। लेकिन आप अपने जिले से बाहर जाए, फट से तुमने जिला क्या बात, और प्रदेश, जिले से बाहर अगर चले गए, प्रदेश से बाहर चले गए, तो कहें तुमने प्रदेश से आया। लेकिन आप देश से बाहर चले गए तो आपकी पहचान नहीं होती है, सिर्फ आप भारतीयता से होती है बेटा। अगर कोई पूछेगा तो तुरंत आपका जवाब होगा कि हम भारत से हैं, आई एम ए इंडियन, ठीक है ना। हम क्या हैं? भारतीय हैं। तो जब, लेकिन जब देश में रहेंगे तब आप ये नहीं बताते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत के हैं, तब आप अपने प्रदेश का नाम बताते हैं, अपने जिले का नाम बताते हैं। ये है राष्ट्रवाद का। परंपराओं के समान अनुभव से पैदा होती है, तो और परंपरा जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आई है, उसका एक समान अनुभव होता है। तो कैसे पता चलता है? जब हम एक साथ रहते हैं तब। हम भारत के किसी भी कोने में हैं, शादी की जिसकी जैसी परंपरा है वैसे ही निर्वहन करता है। हिंदुओं में जो वैवाहिक परंपरा है वो सब जगह एक समान है, बस उसमें कुछ ही परिवर्तन होगा। मुस्लिमों में जो वैवाहिक परंपरा है वो निकाह के माध्यम से ही है, तो निकाह के माध्यम से ही होगा। तो पूरे भारत में करीब करीब तरीके अलग हैं, व्यवहार अलग है, लेकिन परंपराएं करीब करीब सेम ही है। हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है, तो मुसलमान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाता है। और जब से था आज भी वही परंपरा बनी हुई है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम अपनी उन परंपराओं को नहीं छोड़ सकते हैं। औरतों के लिए पर्दा प्रथा है, हाँ, आधुनिकता के दौर में बहुत सारी औरतें हैं जो उससे दूर हो रही हैं, लेकिन आज भी गांवों में अधिकांश महिलाएं उसका अनुसरण करती हैं। साड़ी के जगह पे सलवार कमीज पहनेंगी, लेकिन तब भी दुपट्टा सर पे
डाल देते हैं, क्योंकि ये परंपरा है, उसको सीखा है उन्होंने अपने पूर्वजों से। हम कितनी भी अंधी दौड़ में दौड़ते चले जाए, कितनी भी आधुनिकता में जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। उस लाइन को छोड़ करके लिखे, व्यापक अर्थ में यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद 19वीं सदी से काफी पहले 19वीं सदी से काफी पहले अस्तित्व में थी। परंतु आधुनिक अर्थ में इसका जन्म एवं विकास 19वीं सदी में हुआ। कह रहा है कि 19वीं सदी से काफी पहले यूरोप में राष्ट्रवाद था। कब था? जब मोहम्मद साहब पैदा हुए 570 ईस्वी में मक्का में, और धीरे धीरे जब उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे वहां से जब कबीले सब पहले आपस में लड़ते रहते थे, धीरे धीरे सबसे पहले उनमें एकता स्थापित की। वो मरुस्थलीय क्षेत्र था, आबादी बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, जरूरतें बढ़ती गई। तो जब जरूरत बढ़ेगी तो आदमी अपने अगल बगल ही पहले जाएगा, चाहे वो मांग करके पा गया तो ठीक है, नहीं चोरी करना शुरू करेगा, ताकत है तो वो छीनना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे इस्लाम का विस्तार धीरे धीरे होना शुरू हो गया, और जब इस्लाम का विस्तार होना शुरू हुआ तो अगल बगल के जो क्षेत्र थे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जिसमें यूरोप सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसमें आज जो फिलिस्तीन का देखिए अभी युद्ध जो चल रहा है, उसमें इनका यहूदियों का जो सबसे पवित्र स्थान है वहीं पे है, नहीं यरूशलेम। जैसे आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए मक्का है, उसी तरीके से उनके लिए यरूशलेम है। तो वो लोग उसको प्राप्त करने के लिए युद्ध करते रहे, और ये उसको जीतने के लिए युद्ध करते रहे। कई बार कई धर्म युद्ध, उसे धर्म युद्ध के नाम से जाना गया। 1020 ईस्वी तक वो चलता रहा। उसके बाद भी कई छोटे छोटे युद्ध हुए, कई बार मुसलमान जीते, कई बार ईसाई जीते। उनका संगठन फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, इटली सब मिलकर के संयुक्त सेनाएं भी युद्ध करती थी, लेकिन वो इतने ताकतवर थे कि कभी अगर ये जीत जाते थे तो फिर वो कब्जा कर लेते थे। तो राष्ट्रवाद वहीं से शुरू हो गया था कि अगर हम सब लोग मिल करके नहीं लड़ेंगे तो हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेंगे, पूरे अफ्रीका पर कब्जा कर लेंगे, पूरे एशिया पर कब्जा कर लेंगे। मक्का से निकल करके इस्लाम धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया, अपनी ताकत के बल पे, अपने साहस के बल पे। ठीक वही कह रहा है कि 19वीं शताब्दी से पहले भी राष्ट्रवाद था वहां पर, लेकिन आधुनिक अर्थ में जो राष्ट्रवाद है वो 19वीं शताब्दी में ही आया। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को दरबार से निकालकर
राजनीति को दरबार से निकालकर सड़कों पर ला खड़ा किया। सड़कों पर ला खड़ा किया और इसे सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के अनेक देशों तक नेपोलियन का नव युग का संदेश पहुंचा। नव युग का संदेश पहुंचा। क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को दरबार से निकाल करके सड़कों पर पहुंचा दिया, सड़कों पे ला करके खड़ा कर दिया। जो राजनीति दरबार में चलती थी, दरबार का मतलब राजाओं के दरबार में, लुई 14वां से ये शुरू होता है और लुई 16वां तक आते आते खत्म हो जाता है। लुई 16वां तक आते आते फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई थी, खत्म नहीं हुई थी बेटा, शुरू हो गई थी। 1700 कब, कौन से ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी? 1789 ईस्वी में, 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 से पहले फ्रांस में राजाओं का शासन था। लुई 16वां, उसके पहले लुई 15वां, उसके बाद लुई 14वां, उसके जो पहले थे। लुई 14वां जो था वो साहसी था, हिम्मती था, वीर योद्धा भी था, वो युद्ध का शौकीन था, अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था, करता भी था, प्रयास भी किया। लेकिन जब उसको लगा कि अब हमारा समय ज्यादा नहीं बचा है, तो उसने अपने बेटे को बुला करके बताया कि कुछ भी करना, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए आप प्रयास करो, लेकिन अपने पड़ोसी से कभी भी दुश्मनी मत करना, उससे कभी युद्ध मत करना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो इतना कायर था, डरपोक था कि उसने कुछ किया ही नहीं। धीरे धीरे फ्रांस को कमजोर करता चला गया। उसके बाद जब लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा तो उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मैरी, क्या नाम था, एंटाउट्टा, क्या नाम था, ऐसे कुछ था उसका नाम ही नहीं याद होता है उसका जल्दी। हाँ, जब उससे उसकी शादी हुई, वो भी एक कमजोर राजा साबित हुआ, क्योंकि राजनीति में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करना किसने शुरू कर दिया? उसकी रानी ने शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसने इसको, फ्रांस को एकदम से खोखला बना दिया। अब सोच लीजिए कि उसको, रानी को यहाँ तक नहीं पता था कि रोटी महंगी होती है कि ब्रेड महंगा होता है। जब वो रथ से जा रही थी, जब भूखी जनता उसके पीछे दौड़ने लगी, जब उसने पूछा कि ये लोग आखिर रथ के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, तो उसने बताया कि इन लोगों को रोटी चाहिए, भूखे हैं। तो कहे रोटी चाहिए, अगर रोटी नहीं मिल रहा है तो इन लोगों को बताओ कि ये लोग ब्रेड खाएं। ब्रेड नहीं, केक। ब्रेड, वही केक। तो अब उसको क्या पता, भाई राजा के घर में पैदा हुई,
राजा के घर में आ गई, जबकि उसके भाइयों ने सबने मना किया था कि तुम राजपाट में हिस्सा मत लेना। स्त्री देखिए बेटा तब तक ठीक है जब तक वो घर के कामों में अपना हाथ चलाती है, अपना दिमाग चलाती है, लेकिन जिस दिन वो पुरुषों के कार्य में हाथ चलाना दिमाग चलाना शुरू कर देती है तो निश्चित है कि उस घर का पतन होना शुरू हो जाता है। जिसका जो काम है, जो दायित्व है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। औरतें बाहर नहीं जाती हैं, समाज में नहीं जाती हैं, लेकिन दिमाग बहुत चलाती है और जवान तो एकदम कैंची से भी तेज चलता है। पुरुष समाज में जाता है, उसका एक अलग समाज है, उसको बाहर जाना है, उसे समाज में रहना होता है, तो उसके समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं, उसको भी देखना होता है। समाज की मर्यादा में रहकर के वो काम करना चाहता है। यदि केवल राजा तक ही सीमित होता तब दिक्कत नहीं होती, लेकिन इतने चापलूस भर गए वहां पे कि रानी उससे हमेशा घिरी रहती थी, चापलूसों से, और उन्हीं के कहे के अनुसार वो काम करती थी। धीरे धीरे वो पतन पे चला गया, आर्थिक स्थिति डगमगाती चली गई, सैनिक स्थिति कमजोर होता चला गया, राजनीतिक पकड़ कमजोर होती चली गई, बहुत सारे कारण बनते चले गए, और अंत में वहां का जो मध्यम वर्ग था, क्योंकि जो उच्च वर्ग थे, पादरी, सामंत, ये तो मलाई काट ही रहे थे, गिनती में तो थोड़े ही थे, उनका परसेंटेज जो था 10-12% थे, लेकिन 40% से ज्यादा जमीनों पर उन्हीं का कब्जा था, उसका टैक्स सब वही लेते थे, उसका आनंद वही उठाते थे। बाकी जमीन पे जो किसान थे, मजदूर थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उनसे इतना टैक्स वसूल लिया जाता था कि वो त्राही त्राही करने लगे। तो कोई भी क्रांति, कोई भी आंदोलन बहुत आसानी से नहीं आता है। जब एकदम उसका अंत हो जाता है, अंतिम अवस्था आ जाती है, तब जनता सड़कों पे निकल पड़ती है कि मरना वैसे भी है, मरना वैसे भी है, तो कुछ कर ले। और क्रांति मध्यम वर्ग से ही आती है। गरीब तो डर के मारे नहीं निकलता है, अमीर के पास किसी चीज की कमी नहीं होती तो वो क्यों निकलेगा। लेकिन ये बीच के पार्ट है बेचारे, ये गरीबी में भी नहीं रह सकते, अमीरी मिलेगी नहीं, तो मजबूरन इनको निकलना पड़ता है। चलिए इसमें आगे पढ़ेंगे अभी ना उस क्रांति को विस्तार पूर्वक। अब हेडिंग डालिए राष्ट्रवाद का विकास। राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम राष्ट्रवाद विदेशियों द्वारा की जाने वाली धांधली, विदेशियों द्वारा की जाने वाली धांधली एवं आक्रामक प्रभुत्व, एवं आक्रामक प्रभुत्व, प्रभुत्व आक्रामक आक्रामक प्रभुत्व प्रदर्शन के विरोध के रूप में, प्रदर्शन के विरोध के रूप में सामने आया। अब हम जब इतिहास के गहराई में जाएंगे तब न देखेंगे कि इन लोगों की आक्रामकता क्या रही है। भारत में ही सबसे पहले पुर्तगाली आए व्यापार करने के लिए,
डच आए व्यापार करने के लिए, स्पेनिश आए व्यापार करने के लिए, अंग्रेज आए ही नहीं यहाँ पहले। सर थॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में, यहाँ का सारा भेद लेकर के गया। यहाँ आने से पहले ही इंग्लैंड में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली उन्होंने। सोचिए कितना दूर की सोच थी, कितना दूरगामी सोच था। आए नहीं, पहुंचे नहीं, व्यापार शुरू नहीं किया, लेकिन कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में पहले हो गई, बाद में यहाँ पहुंचे हैं सब लोग। आए व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जब उन्होंने पढ़ा गढ़ा सब देखा कि यहाँ के लोग कितने लालची स्वभाव के हैं, तो उन्होंने कहा इन लोगों के ऊपर तो शासन ही करना अच्छा है, इनके ऊपर शासन करना तो बहुत आसान है। कर लिए, फूट डालो राज करो, एक दूसरे से लड़ाते रहे, जीतते रहे, करते रहे, पूरा भारत ही कब्जा में कर लिया। मुट्ठी भर आए और इतना सारे लोग यहाँ पर होकर के भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम लोग आपस में बटे हुए थे। इसीलिए कहा गया कि संघे शक्ति, जब संगठन है तभी शक्ति है। बूढ़े की कहानी छोटे क्लासों में पढ़ाई जाती है ना, एक लकड़ी दिया, सारे लड़के पटापट तोड़ दिए, और सबको बांध करके दिया तो सब लोग उसका तसमस नहीं कर पाए, टूटा नहीं हो। तो संगठन में शक्ति होती है। सबसे पहले यह फ्रांसीसी विरोधी एवं नेपोलियन के साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध में दिखाई दिया। इससे पहले होता था, जो गांव का होता था, मुखिया होता था, गांव को देखता था, एक गांव को पूरा, और जो उसके ऊपर होते थे 100 गांव का जो मालिक होता था, वो सामंत होते थे। उससे ऊपर जो 1000 गांव का मालिक होता था, वो राजा होता था। जो 10,000 गांव देखता था, उसको महाराजा कहते थे, ये महाराजा है। लेकिन जो 1 लाख गांव से ऊपर के शासन करता था, कहता था कि सम्राट है। तो इसी पहले गांव, राज्य, ठीक है ना, देश, लेकिन जब उसके अपने देश से बाहर की सीमा में अब जाओ, आपने अतिक्रमण करना किया, उसको बढ़ाने का प्रयास किया, तो फिर ये साम्राज्य का निर्माण कर रहा है। ये साम्राज्यवादी नीति है। दूसरे के जमीन को भी हड़पने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो नेपोलियन था तो बहुत वीर, लेकिन जब लोगों को लगा कि ये हमारे संप्रभुता पर आक्रमण कर रहा है, हमारी जमीन पर ये अधिकार कर रहा है, तब लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अपनी शुरुआती अवस्था में इसका स्वरूप रूढ़िवाद मतलब परंपरागत स्वरूप, जो रूढ़िवादी है, जो परंपरा में हमको जो मिला है, रूढ़िवाद एवं उदारवाद का मिश्रण था।
जैसे अब गांव में अगर कोई कहे कि नहीं हम बैल से खेती करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पागल। दिन भर में 1 बीघा खोद खेत की जुताई करेगा, समय बर्बाद करेगा, बैलों को चारा देना, सारा व्यवस्था, और बगल वाला पड़ोसी आया 1 घंटे में 10 बीघा की जुताई करके घर से निकल गया। आज तकनीकी का युग है ना, तो हम उसी अगर रूढ़िवादी परंपरा को लेकर के चलते रहेंगे। पहले विवाह होता था तो दूल्हा डोली में बैठ करके जाता था, कहार लगते थे 6 8 डोली में बैठा करके उसको कंधे पर लेकर के जाते थे, उधर से फिर दुल्हन समेत डोली पे लेकर के आते थे, 4 दिन जाने 8 दिन आने। और आज कोई करेगा? अब तो देखते हैं भाई जिसके पास जैसा इनकम है, वीआईपी से वीआईपी गाड़ी बुक किए, डेकोरेट किए, कितना भी दूर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, कहीं का 2 घंटे पहुंच जाएगा। अभी स्टार्ट किए, भर्रा पहुंच गए 2 घंटे में। 4 बजे सुबह विदाई हुई, 6 बजे सूरज निकलते निकलते अपने घर। और जिसके पास पैसा है तो हेलीकॉप्टर से बुक करा ले रहे हैं। तो समय की गति के साथ, विकास की गति के साथ हमको आगे चलना है, नहीं तो हम उस विकास की मुख्य धारा से बहुत पीछे चले जाएंगे। हमें तो जो ये कह रहा है कि रूढ़िवादी और उदारवादी दोनों का सम्मिश्रण था, जो ये राष्ट्रवाद था शुरुआती दौर में, ये अपनी परंपरागत संस्थाओं, रीति रिवाजों, लोक प्रथाओं, एवं ऐतिहासिक परंपराओं को बनाए रखने पर बल देते थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं नेपोलियन इसे खत्म ना कर दे। कहीं नेपोलियन इसे खत्म ना कर दे। सबको डर होता है, जिसके बारे में पता ना हो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ पता है? जिसके बारे में हमको पता ना हो, जैसे सरकार ने 3 तलाक वाला मसला था, उसको कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया। महिलाएं तो खुश हुई, लेकिन पुरुषों को कष्ट हुआ। जब शुरुआती दौर में चला तो सब बड़े भयभीत थे। कानून बन गया, महिलाओं को तो आज़ादी मिली, लेकिन पुरुषों को निश्चित रूप से कष्ट हुआ होगा। भाई उनको तो ये था कि जब तक इच्छा हुई ठीक है, नहीं तो 3 बार तो बोलना है, बोल के छुट्टी ले लिए। अब वो लड़की, वो औरत, वो स्त्री कहाँ जाएगी? बहुत सारी समस्याएं थी। आज भी बहुत सारे ऐसे सब चलते रहते हैं, समाज में कुछ भय बना रहता है सबको लेकर के, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अब राष्ट्रवाद का स्वरूप। स्वरूप माने आकार। उसका आकार कैसा था, उसकी संरचना कैसी थी? राष्ट्रवाद का स्वरूप जटिल था।
राष्ट्रवाद का स्वरूप जटिल था तथा अलग अलग देशों में इसका स्वरूप भी अलग था। इसका स्वरूप भी अलग था। ब्रिटेन, फ्रांस तथा स्पेन जैसे देशों में जहां पहले से ही राष्ट्रीय एकता कायम थी, वहां पर 19वीं सदी में इन्होंने इसे महत्वपूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं किया। जैसे जो खाना घर से खा के निकला हो तो खाएगा। अरे आप बहुत तेल से डालोगे तो कहेगा चलो एक निवाला ले लेते हैं, एक निवाला में काम खत्म। लेकिन जिसको भूख लगी हो उसको आप बिना मन से भी कहेंगे अरे आओ हो फलाने तनी रोटी खा ला। तो जब खाने बैठेगा तो आप एक रोटी का आप कितना खाएगा उसको क्या पता है, जितनी भूख होगी उतनी खा लेगा। तो ये 3 स्थान ऐसे थे, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। ये इनमें पहले से ही राष्ट्रीय एकता कायम थी। यहाँ के लोगों की जो भावना थी वो पहले से ही राष्ट्रीयता की थी, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा उन्होंने जरूरत इसकी नहीं समझी। आगे परंतु इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा पोलैंड आदि देशों में जहां के लोग या तो विभिन्न राष्ट्रीयता के थे या विदेशी शासन के अधीन थे, वहां राष्ट्रवाद एक नव चेतना के रूप में दिखाई दिया। देखिए कह रहा है कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड, यहाँ पर या तो विदेशियों का शासन था या तो वो दूसरे देशों के लोग आकर के पहले से ही वहां बसे पड़े थे। वहां के लोगों में एकता की कमी थी, लोग दबे कुचले थे। तो उन लोगों में इसने एक नव चेतना का काम किया राष्ट्रवाद में। वहां पर इसकी जरूरत थी उन लोगों को।
यहाँ पर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा। अभी जब आप पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में, इटली के बारे में, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आगे उसी में, यही कारण है कि 1815 के बाद 1815 के बाद जर्मनी में राष्ट्रीय प्रश्नों का, कामा लगाते हुए चलिएगा, जर्मनी में राष्ट्रीय प्रश्नों का, इटली में पुनरुत्थान का, पुनरुत्थान तथा पूर्वी यूरोप में स्लाव पुनरावर्तन इसको देखिए, स्पेलिंग गलत ना हो। स्लाव पुनरावर्तन का काल था, समय था, काल ना लिखिए, समय लिखिए, समय था। यहाँ होने वाले आंदोलनों में वहाँ के नेताओं ने अपने देशवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। अब निष्कर्ष लिखिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना ने ही मूल रूप से क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। कल अब हम लोग पढ़ेंगे अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है, और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है ना? कल यही इसी दो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे।